Assalamu alaikum. This is Moeed Pirzada in Washington. May 19th, संडे May 19th इस वक्त पाकिस्तान में अंदाज़न रात के 8:30 बजे का वक्त है जब मैं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के ब्रादर इस्लामी मुल्क नेबरहुड ईरान से बहुत ट्रेजिक खबरें महसूल हो रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई खबर उसकी है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया मसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है। बहुत सी वेबसाइट में भी आपको दिखाऊंगा कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां हेलीकॉप्टर के एक क्रैश में लापता हो चुके हैं। लेकिन चूंकि 6 घंटे गुजर गए हैं और रेस्क्यू टीम्स उन्हें फाइंड नहीं कर पा रही, उनके कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे। जो बाकी हेलीकॉप्टर इस ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा थे, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में उज़्बेकिस्तान के प्रॉबेबली बॉर्डर के करीब, वो अपनी जगहों पे पहुंच चुके हैं। 6 घंटे अंदाजन गुजर चुके हैं। ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन के जो ऑफिशियल हेलीकॉप्टर में थे, उनके वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से अब ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनका डेलीगेट जो है वो शायद बदकिस्मती से हलाक हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के इस क्रैश में। मैं भी बहुत सी दुनिया की इंटरनेशनल वेबसाइट्स और उनकी न्यूज़ हेडलाइंस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसमें बहुत सी डिटेल्स भी मैं पढ़ के आपको बताऊँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा, उर्दू में भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बार फिर आपको बताऊं कि ये इस वक्त एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। ये कोई पिछले इसको रिपोर्ट तो करना शुरू किया है इंटरनेशनल मीडिया ने, अब से कोई 30-35 मिनट पहले स्टोरीज अपडेट हो रही हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मैंने साइट्स देखी, वहाँ अभी तक मुझे कम अज़ कम कहीं पर कोई खबर नज़र नहीं आई है। ना ही पाकिस्तान के जो ब्लॉगोस्फियर है वहाँ लोग मुसलसल नित से नई खबरें इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं न्यूज़ क्रिएशन, जो होती नहीं है उनको बढ़ा चढ़ा के बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो असल दुनिया की कोर डेवलपमेंट्स होती हैं, जो दुनिया को बदल देती हैं, उसकी किसी किस्म की कोई खबर जो है वो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आती, जो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बदकिस्मती है। अगर ईरान के प्रेसिडेंट वाकई नहीं मिल पाते और उनकी हलाकत कंफर्म हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो ईरान में उनका कानून ये कहता है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर ईरान के अंदर एक आम इंतखाबात कराने होंगे। ये खबर जो बुरी खबर है, ये हमारे सामने एक ऐसे मौके पे आई है जब मशरक़ वस्ती में ईरान, इसराइल, लेबनान, फ़लस्तीनियों के दरमियान और पूरे मशरक़ वस्ती में एक बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल है, एक बहुत ही टेंस क्लाइमेट है। मैं कल सारी रात इस हवाले से पढ़ता रहा, इतना थक गया था कि उसके बाद मैंने इस पर कोई कॉमेंट नहीं किया। लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा वो बहुत ही डिप्रेसिंग था। जिस तरह से इसराइली फोर्सेस एक बार फिर अब रफ़ा में और रफ़ा के अलावा दोबारा नॉर्दर्न गाज़ा में दाखिल हो चुकी हैं। नॉर्दर्न गाज़ा को पहले इसराइली कई हफ्ते तक ऑक्यूपाई करने के बाद विड्रॉ कर गए थे। अब उनको कहना है कि नॉर्दर्न गाज़ा में उन्हें एक बार फिर हमास की रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है। और इसी तरह रफ़ा, जिसमें जाने से उन्हें यूरोप, अमेरिका और मशरक़ वस्ती की तमाम ममालिक ने रोकने की कोशिश की थी, वो रफ़ा में भी हैं। और ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कहीं 35,000 से 40,000 के दरमियान बताया जाता है। इसी सारी डेवलपमेंट्स के दरमियान में मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की बहुत ही मुफस्सल ऐसी रिपोर्ट भी पढ़ी, जो दर हकीकत असल चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। जहाँ पर अमेरिकन और ईरानियन टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वाइट हाउस से रिलेटेड, उन्होंने ओमान के अंदर एक बहुत डिटेल्ड मुलाकात की। और उस मुलाकात में एक बुनियादी इशू उनका यह था कि अमेरिकन और ईरानियंस दोनों ये महसूस करते थे कि जिस तरह से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस जंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इससे बहुत ख़तरा है कि एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अमेरिकन को इसकी बहुत परेशानी थी कि हिजबुल्लाह इसमें इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों, बहुत बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह की जो रॉकेट फायरिंग है उसके नतीजे में इसराइली जो शहरी हैं उनको, वो बॉर्डर से डिस्प्लेस हुए हैं, जो इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा इस वक्त ह्यूमन पॉलिटिकल इशू है। अमेरिकन को ख़तरा ये था कि अल्टीमेटली एक वाइडर जंग हो सकती है। ईरानियंस उनके इस फियर को, इस खतरे को शेयर करते थे। इसी हवाले से ओमान की ये मीटिंग थी जिसकी हेडलाइन मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि ये इस वक्त ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, इसकी हतमी हकीकत किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अब से 6 घंटे पहले नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में ईरान के प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम रेसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो उनके साथ थे, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां,
जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया है। 3 हेलीकॉप्टर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में जा रहे थे, गादन के आज़रबाईजान के बॉर्डर्स के साथ। अभी मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ। बाकी हेलीकॉप्टर्स 6 घंटे पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ये हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। उसके बाद ये समझा गया कि इसने कहीं हार्ड लैंडिंग की है। इलाका जो है वहाँ पर मौसम कुछ इस किस्म का है कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग है। अब अंदाजन इस वक्त 16 से 20 ईरानियन रेस्क्यू टीम्स जो ग्राउंड के ऊपर भी पेट्रोल टीम्स हैं, उसमें आर्मी भी है, उसके अंदर डिफरेंट रेस्क्यू टीम्स हैं, उसके अंदर ड्रोन्स हैं, वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस हेलीकॉप्टर के ईरानियन प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर की कोई वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हो सके। लेट मी अलाउ कि मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि मैं सिर्फ इसके हवाले से ज़बानी बात करूं। स्क्रीन शेयरिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब मैं आपको दिखाता हूं तो आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ये पहली स्टोरी जो आपके सामने, आप इसको ऊपर देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान्स प्रेसिडेंट हैज क्रैश्ड, स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। रेस्क्यूअर्स आर ट्राइंग टू लोकेट द हेलीकॉप्टर ऑन विच प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्हिया वर ट्रैवलिंग, स्टेट मीडिया रिपोर्टेड। दिस स्टेटस इज अननोन। ये आप देख सकते हैं कि ये कोई 27 मिनट पहले, अब से 27 मिनट पहले, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टाइम में तकरीबन 8 बजे इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपडेट किया है। मैं भी आपको आर्टिकल दिखाता भी हूँ। ये कह रहा है कि जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो उस हेलीकॉप्टर को लोकेट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्हिया सफ़र कर रहे थे। स्टेट मीडिया ये ईरान के अंदर बता रहा है। स्टेटस इज अननोन का मतलब ये है कि अभी तक कुछ मालूम नहीं कि उनकी कैफियत क्या है, वो जिंदा हैं, वो मुर्दा हैं, वो ज़ख्मी हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर इसको देख सकते हैं। वंस अगेन दिस इज अ पिंड स्टोरी बाय फरनाज फसीही, जो ईरानियन ओरिजिन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। ईरान से ही रिपोर्ट हो रही है, ये मेरा ख्याल है। ईरान, हियर आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। A helicopter carrying President Ibrahim Raisi crashed on Sunday, according to Iran's state media and the country's mission to the United Nations. So ईरान के मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी सूरत हाल को कंफर्म किया है। सो ये कोई महज अफवाह टाइप चीज़ नहीं है, बट हैज़ येट टू बी फाउंड बाय सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स बिकॉज ऑफ हैवी फॉग। कह रहे हैं कि उस इलाके में बहुत ज़्यादा फॉग है, वहाँ बहुत ज़्यादा धुंध है, और धुंध की वजह से जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैं और वर्कर्स हैं, उन्हें अभी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। The helicopter was also carrying Hussein Amir Abdulhiya, Iran's foreign minister. इस हेलीकॉप्टर में, मैं उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अंग्रेजी से शनासाई नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल और सादा अंग्रेजी लिखी हुई है। अब ये भी बात नोट कीजिए कि पाकिस्तान के अखबारों से ज़्यादा सादा अंग्रेजी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी जाती है। द हेलीकॉप्टर वॉज ऑल्सो कैरिंग हुसैन अमीर अब्दुल्हिया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। इसी हेलीकॉप्टर में उनके साथ थे। The state news agency IRNA, Iran News Agency, IRNA means Iran News Agency, reported that an enormous search and operation involving 16 teams was underway to locate the helicopter. Inclement, बाज़ जगहों पे लिखा है 20 टीम्स हैं। Inclement weather, बुरा जो मौसम है, the report said was hampering the effort. The teams had yet to locate the crash site after almost 5 hours. तो अब ये स्टोरी चूंकि आधा घंटा पहले है, उस वक्त उन्होंने लिखा कि 5 घंटे गुजर चुके थे, इसीलिए मैंने कहा कि 5.5 घंटे गुजर गए। ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। स्टेट मीडिया हैज येट टू रिपोर्ट on the casualties or confirm the whereabouts or condition of the president. The cause of the crash is also unknown. यहाँ दो चीज़ें पता चल रही हैं कि स्टेट मीडिया ना तो ये बता रहा है कि उसमें कितने लोग, कैजुअलिटीज़ का मतलब है जख्मी हुए हैं, यानी क्या नुकसान हुआ है। फेटेलिटी होती है जब आप कहते हैं किसी की डेथ हो गई है। और कंफर्म द वेयर अबाउट्स और कंडीशन, यानी प्रेसिडेंट की कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट है कहाँ, उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं। अभी तक ईरान का स्टेट मीडिया उसके हवाले से कोई कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा है कि प्रेसिडेंट का पता ही नहीं चल रहा। द कॉज ऑफ द क्रैश इज़ ऑल्सो अननोन। क्यों हुआ ऐसा क्रैश, चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं मजीद अभी कमेंट करूँगा कि इस किस्म के जो VVIP होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर्स और तैयारे होते हैं, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे मेंटेन किए जाते हैं, और जाहिर है कि वेदर कंडीशन देख के ही सफ़र किया जाता है। सो इसलिए सिर्फ आप वेदर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। किस किस्म की टेक्निकल या फ़नी ख़राबी हुई है, और इसमें क्या किसी ने कोई यहाँ पर दहशत गर्दी की है, क्या ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर को दानिस्ता तौर पर यहाँ पे टारगेट किया गया है, क्या ये कोई अंदरूनी साजिश है, क्या कोई बैरूनी साजिश है। इस हवाले से आप कुछ कह भी नहीं सकते, और इसे आप रूल आउट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूँ। Given the complexities of the region, the connection has been difficult
and we are hoping that the rescue teams reach the helicopter and can give us more information. Ahmed Wahidi, Iran's interior minister, told state television. यहाँ पे ये है कि ईरान के वजीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा कि चूंकि इलाका बहुत पेचीदा किस्म का है, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम्स जल्द अज जल्द हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकेंगी और हमें कोई मजीद इंफॉर्मेशन दे सकेंगी कि प्रेसिडेंट की क्या सूरत हाल है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 5-6 घंटे गुजर चुके हैं, हेलीकॉप्टर का क्रैश है, अगर हेलीकॉप्टर ने कोई कुछ 100 फीट से, कुछ 100 फुट से नीचे हेलीकॉप्टर गिरा है, 200 फुट से भी नीचे गिरा है, तो चांसेस इसके कि लोग उसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए हों बहुत ही मुश्किल हैं। बहुत ही मौजा होगा, अनलेस कि आप ये कहें कि किसी पहाड़ी के ऊपर हेलीकॉप्टर सिर्फ 15-20 फुट से नीचे गिरा और लुढ़क गया। कई दफ़ा ऐसा ऐसे मौजे हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ दिल डूबता ही मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। Videos airing on Iran's state television showed rescue teams driving along mountain roads in thick fog and teams walking on green hills wearing the red and white vests of emergency teams. Rescue dogs are also being dispatched according to state media. ये कह रहे हैं कि ईरान के स्टेट टेलीविजन के ऊपर ऐसे आप विजुअल्स देख सकते हैं कि जो इमदादी टीम्स, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो ड्राइव कर रही हैं गाड़ियों के ज़रिए पहाड़ी इलाकों के अंदर, जहाँ पे बहुत ही थिक फॉग, यानी कि वहाँ पर एक धुंध है, और टीम्स जो हैं वो पहाड़ी इलाकों पे रेड एंड वाइट उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं जो इमरजेंसी टीम्स की निशानी होती है, वहाँ पे वॉक कर रही हैं। उनके साथ रेस्क्यू डॉग्स यानी कुत्ते भी हैं सर्च करने वाले। मिस्टर रेसी वॉज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, नॉर्थ वेस्ट ईरान में, यानी ईरान के शुमाल मगरब में प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑफिशियल विजिट पे थे। अ डेलीगेशन ऑफ मिनिस्टर्स ट्रेवल्ड विद हिम इन अ कॉन्वॉय ऑफ 3 हेलीकॉप्टर्स, और मिनिस्टर्स का एक डेलीगेशन 3 हेलीकॉप्टर्स में उनके साथ था, स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है। एडिंग विद 2 अदर एयरक्राफ्ट हैड रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, लेकिन जो दूसरे 2 एयरक्राफ्ट थे वो अब से 5 घंटे पहले अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच चुके हैं। हियर आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट। The government of Iran cancelled a planned cabinet meeting and instead convened an emergency meeting with the country's crisis management committee, state media reported. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईरान की हुकूमत ने जो एक प्लान उनकी पहले से डिसाइडेड कैबिनेट मीटिंग थी उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उसकी जगह एक इमरजेंसी मीटिंग जो है उसे कॉल कर लिया गया है विद क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। स्टेट मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बुला लिया गया है। ईरान लॉ स्टिपुलेट्स, ईरान का कानून कहता है दैट इफ द प्रेसिडेंट डाइज, अब ये सोचना शुरू हो गया है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, द पावर इज ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट and that an election must be called within 6 months. उनका कानून कहता है कि आप पावर प्रेसिडेंट के बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन जो है वो कॉल करना पड़ेगा। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज मोहम्मद मुखबर, मोहम्मद मुखबर, मुखबर जिसको हम उर्दू में मुखबर कहते हैं। आपको पता है कि उर्दू जो है वो तुर्किश, फारसी और अरबिक ज़बानें जो हैं, अरबी अरबी फ़ारसी और तुर्किश का मजमुआ है उर्दू, उसमें हिंदी भाषा के भी अल्फाज हैं। तो नाम उनका जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद मुखबर है, मुखबर। तो ये ज़ाहिर हमारी ज़ुबान में भी लफ्ज़ है, जो एक कंसर्वेटिव बताया जाता है कि वो एक रवायत पसंद किस्म के सियासतदान है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मसलसल न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरीज़ को अपडेट कर रहा है। 42 मिनट्स पहले भी है ये यही खबर है, फिर 50 मिनट्स पहले भी खबर है। इस तरह से ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपको ये इलेक्शन के हवाले से ये बता दूं इस मौके पे कि ईरान में जब कभी भी कोई हादसा हुआ, एक ऐसा भी ज़माना था कि ईरान की पूरी पार्लियामेंट जो है वही एक हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बाद भी ईरान में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई थी, वहाँ पर इलेक्शन हुए थे और पूरी नई पार्लियामेंट को इलेक्ट कर लिया गया था। अभी मैं आपको और भी इसमें हेडलाइंस दिखा देता हूँ, फिर मैं कुछ और कॉमेंट इस पर करता हूँ। ये CNN की हेडलाइन है। ये देखिए आप, इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर कैरिंग इरानियन प्रेसिडेंट रईसी क्रैशेस, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। मैं जब भी ये इस तरह से लैपटॉप खोल के आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि मैं टॉप बॉटम इन्फॉर्मेशन के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन एज के अंदर मैं अपना एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जहाद कर रहा हूँ। ये और बात है कि मुझे बड़ी मायूसी होती है जब मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि लोग खबरें क्रिएट करते रहते हैं हर वक्त, और हुकूमत खुद भी उसमें शामिल होती है। और पाकिस्तान के अखबारों की और पाकिस्तान के मीडिया की बहुत सी खबरें ये होती हैं कि आता मोहम्मद तारड़ साहब ने क्या कह दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, फलां अदालत के जज साहब ने कमेंट क्या कर दिया, क्या हो गया। तो असल में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मेरी कोशिश है कि अब अल्लाह, मैं तो खैर बिल्कुल ही एक अदना सा एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ इस रवायत को जो है डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड पूरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको तोड़ा जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको देखें, तो आप इसको पढ़ा भी करें खबरों को। हेलीकॉप्टर कैरिंग इरानियन प्रेसिडेंट रईसी क्रैशेस, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। ये CNN की स्टोरी है, ये बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की स्टोरी है।
ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको पता है कि ये ओपन मीडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि 20 rescue teams and drones have been sent to the area, but due to the impassability of the area, its mountainous and forest conditions, as well as unfavorable weather conditions, especially heavy fog, the search and rescue operation will take time. यानी एक ऐसा इलाका है जहाँ पहाड़ भी हैं, जहाँ फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फॉग भी इस वक्त है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नीचे एक मैप है जो मैं आपको दिखाता हूँ। IRNA also reported citing locals. The helicopter crashed in Dismar forest area between the villages of Uzi and Pir Dawood. Residents in northern Varzkeen, East Azerbaijan province said they heard noises from the area identity. East Azerbaijan के बॉर्डर के करीब ये है। ये नीचे मैप है जो आप देख सकते हैं कि ये एक मैप है जो इसको दिखा रहा है। ये आप देखें, ये जॉर्जिया है, ये आर्मीनिया। ईरान की लोकेशन देखें कैसी है। ये ईरान है और ये वर्जाकान ईस्ट आज़रबाईजान प्रोविंस, यहाँ पर ये इस बॉर्डर के करीब, ये आज़रबाईजान मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये ईरान है, ईरान के फर्दर इस तरफ पाकिस्तान है। ये आपको नीचे यहाँ पे पर्शियन गल्फ, ये टर्की वगैरह जो है ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं खोल सकूँ, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। अम, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि बाज़ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि ये फोर्स लैंडिंग थी। अगर ये फोर्स लैंडिंग थी तो फिर तो चांसेस हैं बचने के। ईरान इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वाहिदी सेड वन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स वर फोर्स्ड टू मेक इट अ हार्ड लैंडिंग ड्यू टू फॉगी वेदर कंडीशंस। ये एक पॉजिटिव इसमें है इंफॉर्मेशन कि अगर ये हार्ड लैंडिंग थी और हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और हेलीकॉप्टर कंट्रोल में था पायलट के, तो फिर चांसेस हैं कि लोग जख्मी हुए हों। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो फिर तो सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। ही एडेड, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है। He added that there had been some contact with the passengers on the helicopter. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाहिदी कह रहे हैं उनके इंटीरियर मिनिस्टर। He added that there had been some contact with the passengers on the helicopter. यानी हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग के बाद कुछ पैसेंजर्स के साथ रब्ता ईरान की गवर्नमेंट का हुआ है। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, बट गिवन द एरिया इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, मेकिंग कॉन्टैक्ट इज डिफिकल्ट एंड वी आर वेटिंग इंशाल्लाह फॉर रेस्क्यू ग्रुप्स टू quickly reach the location of this accident where the helicopter is and give us more information. But ये भी नहीं कह रहे कि लोग जिंदा हैं, ठीक हैं, कुछ कहने की वो सूरत हाल में है नहीं। लोग कहते हैं कांटेक्ट हुआ है, ये मालूम नहीं कि कांटेक्ट किस किस्म का हुआ है। From the beginning of this incident being reported regarding the president's helicopter, Red Crescent relief forces and auxiliary military and law enforcement forces have been started a widespread effort to find this helicopter. Tasneem news agency reported. Take some of the helicopter's companions. ये देखें, some of the president's companions on this helicopter were able to communicate with central headquarters, raising hopes that the incident could have ended without the casualties. ये उनकी न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें मिली है कि ईरान के जो ये भी इससे मुसलसल चूंकि अपडेट हो रही हैं स्टोरीज, जब मैंने ये पहले पढ़ी है तो उस वक्त जो है इसमें ये वाला पैराग्राफ्स नहीं थे। सम ऑफ द प्रेसिडेंट्स जो कैंपेनियंस प्रेसिडेंट के साथ हेलीकॉप्टर में है वो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स या ये जनरल हेडक्वार्टर्स नहीं है GHQ, ये सेंट्रल हेडक्वार्टर्स हैं उनकी गवर्नमेंट के, उससे उनका मोबाइल फोन्स के जरिए रब्ता हुआ है। रेजिंग होप्स दैट द इंसिडेंट कुड हैव एंडेड विदाउट कैजुअल्टीज, न्यूज़ एजेंसी कहती है, जिससे ये उम्मीद पैदा होती है कि शायद कैजुअल्टीज के बगैर, यानी यहाँ पर लफ्ज़ कैजुअल्टीज को वैसे CNN भी कैजुअलिटी और फैटेलिटी में फ़र्क होता है प्योरली टेक्निकल, लेकिन वो इसका मतलब कहने का ये कि इसका मतलब है कि होप है कि लोग जिंदा होंगे और ठीक होंगे। द हेलीकॉप्टर वाज पार्ट ऑफ अ कॉन्वॉय ऑफ 3 हेलीकॉप्टर्स एंड द ऑफिशियल्स। अच्छा, अब ये जो है ना कि दी हेलीकॉप्टर 3 किस्म के थे, ये हम मुझे याद आता है कि 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब का बदकिस्मती से हादसा हुआ था बहावलपुर से वापसी पे मुल्तान वगैरह के करीब, तो उस वक्त भी उन्हीं का त्यारा जो है C-130 वो हादसे का शिकार हुआ था। और जो दूसरे बाकी त्यारे थे वो हादसे का शिकार नहीं हुए थे, वो ऊपर से चक्कर लगा के देख रहे थे। मैं आपको और थोड़ा सा दिखा दूं, फिर मैं इसके ऊपर कुछ और आपको बताता हूँ। ये AP एसोसिएटेड प्रेस है, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान्स प्रेसिडेंट सफर्स अ हार्ड लैंडिंग, स्टेट TV सेज इन रेस्क्यू सेंटर में। ये ज़हन में रखिए कि जितनी भी खबरें आपके सामने हैं ये ईरान ही के मीडिया को कोट करके CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जो एसोसिएटेड प्रेस है ये इसको कोट कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाऊं एक चीज़, ये आपको बैकग्राउंड बता दूं। जब मैंने कहा कि मैं सारी रात बड़ा डिप्रेस था, मैं सारी रात मशरक़ वस्ता में, चूंकि बहुत से लोग चाह रहे थे कि मैं मिडल ईस्ट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफर करूं, मैंने कई घंटे 7-8 घंटे मैं उसको पढ़ रहा था। इन दी एंड मैं इतना डिप्रेस था कि मेरे पास कोई एक यानी बयान करने की सूरत हाल को मुझे लग रहा था कि मुझ में हिम्मत ही नहीं है। जिस किस्म की बहुत ही डिप्रेसिंग सूरत हाल मुझे गाज़ा के हवाले से, इसराइल के हवाले से, ईरान की इंटरनल, इसराइल की ईरानी पॉलिटिक्स में मुझे मिल रही थी। ये एक इंटरेस्टिंग मैंने वहाँ पे उस वक्त न्यूज़ आइटम देखा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरीज होती हैं ये कई कई लोग मिलकर लिखते हैं
اور یہ کئی کئی دنوں یا ہفتوں میں لکھی جاتی ہیں. سو یہ اس طرح کی سٹوریز نہیں ہوتی جس طرح کی پاکستان کے ہندوستان کے اخباروں میں آپ کو ملتی ہیں. خاص کر کے پاکستان کے اخباروں میں جو ایک سنگل رپورٹر کی سٹوری ہوتی ہے جو 1 گھنٹے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور جو ایک ریئیکٹو قسم کی نیوز سٹوری ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے. یہ کہا فلاں نے, یہ کہا ابھی یہ ہو گیا, عدالت میں ہو گیا. یہ اس سے بڑی مختلف قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں. آپ میں سے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ٹائم, یا مطلب آپ کو ایکسیس مل سکتی ہے, آپ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ضرور دیکھیا کیجیے گا. اگر آپ ایک آدھ مہینہ بھی ان کو دیکھیں گے, مہینے کے بعد آپ خود محسوس کرنے لگیں گے کہ آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو جائے گا. بہت سے پاکستانی بہت ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے ہیں, وہ بڑی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے, لیکن وہ لگے رہتے ہیں اپنے ذہن کا جو پروپیگنڈا ان کے ذہن میں ہے. لیکن جب آپ نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز کو 1 مہینہ پڑھیں گے تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو دنیا کو دیکھنے کا جو آپ کا لینز ہے وہ بدل جائے گا. اور جو آپ کو بچپن سے ایک بچپنے میں نیو یارک ٹائمز کے خلاف نفرت آپ کے ذہن میں بھری گئی ہے, امریکن میڈیا خاص کر کے نیو یارک ٹائمز کے خلاف کہ یہ یہودیوں کا پبلیکیشن, یہ پیپر ہے, وہ ساری نفرت آپ کی خود سے نکل جائے گی جس سے کھیرے کا زہر نکل جاتا ہے. تو یہ سٹوری جب آپ پڑھتے ہیں, US and Iranian officials held indirect talks in Oman on risks of a wider war. یہ بہت پڑھنے والی سٹوری ہے کہ کیسے امریکنز اور ایرانینز دونوں جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس خطے میں ایک وائڈر جنگ کا خطرہ ہے, جبکہ حزب اللہ اور ایران میں بھی ٹینشنز ہیں. اور ایران کا جو اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے, یعنی اسرائیل اور حماس میں, سوری میں نے غلط کہہ دیا, اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے وہ رک ہی نہیں رہا. سو مچ ہو کہ اس کا اپنا جو کیبنٹ ممبر ہے بینی گینٹس جو ہے, اور جو اس کا اپنا ڈیفینس منسٹر ہے گوو گیلانڈ, وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ تو ہم کم از کم کر دیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں بیبی نیتن, یہ ان کو بھی الزام دے رہے ہیں کہ یہ حماس کی ہمدردی کر رہے ہیں. یہ مطلب بہت یہ بہرحال کے دیکھنے والی سٹوری ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایران میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان کوئی ڈائریکٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. The United States has had no diplomatic relations with Iran since 1979, and discussions are often conducted through intermediaries and back channels. The format of the talks in Oman was similar to ones held in January. The Americans sat in one room while their Iranian counterpart sat in the another, and Omani officials shuttled between the rooms. The news set of the talks was reported by Axios. Axios بھی ایک وہ اسرائیلی جو ہے ویب سائٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, امریکی دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں, لیکن اور عمانی آفیشل جو ہیں ان کے درمیان میں میسیجز لے کے جاتے ہیں. میں تھوڑا سا پہلا پیراگراف آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیے, 1 دن پہلے کی سٹوری ہے. Senior American and Iranian officials held talks through intermediaries in Oman this week, the first such conversation since Iran launched a retaliatory attack on Israel with hundreds of missiles and drones last month, according to a person familiar with the recent meetings. یہ بیسکلی بتا رہے ہیں کہ ٹاکس ہوئی ہیں عمان میں امریکنز اور ایرانینز کے درمیان. بریٹ, اب دیکھیں اس میں ہے کون کون. بریٹ میک گرک, the top White House official on Middle East policy. Brett McGurk and Abram Pele, the Deputy Special Envoy for Iran. ٹھیک ہے, ابرام پیلے جو ڈیپٹی اسپیشل انوائے ہیں فار ایران کے لیے, بریٹ میکگرک جو وائٹ ہاؤس کے یعنی پریزیڈنٹ کے مڈل ایسٹ پالیسی کو ہیڈ کرتے ہیں, attended the talks in Oman. So اس کا مطلب ہے کہ ٹاکس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. The goal was try to get Iran with supplies, weapons and training to militias across the Middle East to move to rein in its partner. یہاں پر بھی بیسک ایشو ہے کہ ایران جو ہے حزب اللہ کو اور حماس کو اور باقی اور گروپس کو جو ویپنز دے رہا ہے, یہ سپلائی کر رہا ہے, مدد دے رہا ہے. کام روکے. Since the Israel-Hamas war broke out, several Iran-backed militias in Iraq and Syria have stepped up attacks on American troops, raising fears of a wider war. یہ اس کی ساری بیک گراؤنڈ ہے. The most powerful of the regional militias, Lebanon-based Hezbollah, has been exchanging fire with the Israeli military in northern Israel and southern Lebanon. However, US intelligence officials assess that neither Hezbollah nor Iran wants to engage in a wider war. میں نے اور بھی بہت کچھ پڑھا, یہ میں سارا نہیں آپ کو دکھا رہا یہاں پہ. بنیادی طور پہ اس وقت ایک کرائسس یہ ہے اسرائیل کے اندر کہ اسرائیل کے اندر میرا خیال ہے خاصی بڑی تعداد میں لوگ, یعنی مجھے نہیں پتا کتنا بڑا فگر ہے, 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان بارڈر ایریاز میں جہاں پر حزب اللہ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں. جو یہ کتاب ہے کنفرونٹ اینڈ کنسیل, جو ڈیوڈ سینگر کی کتاب ہے, جو میں نے بہت برس پہلے پڑھی. کنفرونٹ اینڈ کنسیل, ڈیوڈ ای سینگر. میں نے یہ کتاب پاکستان میں بہت لوگوں کو گفٹ بھی کی. اس زمانے میں میرے بہت ایسے پیارے دوست بھی ہیں آرمی کے اندر جن کو میں نے یہ کتاب گفٹ میں دی, انہوں نے بھی پڑھی مجھ سے, انہوں نے بہت زیادہ ڈسکس کی. میں بھی آپ کو تھوڑا سا انالیسس ختم کر کے اس کا بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے جس میں ڈیوڈ سینگر نے اپنی بہت زیادہ ریسرچ سے ثابت کیا کہ کیسے ایران کے اندر اسرائیل کی ہر شہر, ہر قصبے, ہر گاؤں کے اندر اسرائیل کی پینیٹریشن, اس کے ایجنٹس جو ہیں اسرائیل کے موجود ہیں. اور اسرائیل نے جب بھی ایران کو تنگ کرنا ہوتا ہے یا انڈر پریشر لانا ہوتا ہے تو اسرائیل باہر سے حملہ نہیں کرتا, ایران کے اندر سے حملہ کرتا ہے.
चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जब ईरान ने इसराइल के ऊपर रॉकेट मिसाइल अटैक किए और फिर जवाबन इसराइल की कार्रवाई आपके सामने आई, तो मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग में आपको ये कहा था, और बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में इसकी समझ आई है कि मैं आपको बताया था कि इसराइल ने अक्रॉस द फ्रंटियर, अक्रॉस द बॉर्डर ईरान के अंदर हमला नहीं किया, बल्कि ईरान के अंदर जो मिसाइल या रॉकेट स्ट्राइक्स हुई हैं वो ईरान के अंदर से की गई हैं। उस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये थी ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कि इसराइल एक हल्का सा कॉस्मेटिक हमला करेगा और ईरान उसको पी जाएगा। तो आपने देखा कि उसके चंद मिनट के अंदर ईरानियों ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये उसी तरह सा था जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में भी एक फ्रेंडली मैच हुआ था, जिसको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ईरान ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तानियों ने कहा कि हम काउंटर स्ट्राइक ज़रूर करेंगे, हमारी मजबूरी है। तो ईरानियंस उनको कहा कि ये टारगेट्स हैं, यहाँ पे आप कर लें। और जैसे ही वो हमला हुआ उसके 5 मिनट के अंदर ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ उसमें फॉरेनर्स मारे गए। तो इसराइल और ईरान के और अमेरिका की बाहमी अंडरस्टैंडिंग से ईरान इसराइल ने जो स्ट्राइक की ईरान के अंदर, वो अक्रॉस द बॉर्डर या फ़ज़ा से अंदर से वो की गई थी स्ट्राइक। दैट वंस अगेन बेसिकली आपको चीज़ पता चलती है कि ईरान के अंदर इसराइल की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। ये किताब जो है डेविड सैंगर की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसमें बहुत से चैप्टर्स हैं, एक नहीं इसमें कई चैप्टर्स हैं जो ईरान के अंदर इसराइल की कार्रवाइयों की डिटेल्स देते हैं। ये किताब पुरानी है, याद से कोई 10 बरस पहले पब्लिश हुई थी, लेकिन इस किताब के बाद भी मैंने ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन देखी है अमेरिकन एंड इसराइली वेबसाइट्स में, जिससे ये पता चलता है कि इसराइल की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन ईरान के अंदर है। जो हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के अंदर, ये क्या महज वेदर की वजह से हुआ है, ये एक एक्सीडेंट है, या इसमें कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई है, ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया, इस स्टेज पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस किस्म के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, और ज़ाहिर है वेदर का उनको पहले से अंदाज़ा था, ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड किस्म का इक्विपमेंट होता है। वरना आपको रोज़ ही पता चले कि फ़लाँ आर्मी चीफ या फ़लाँ जो है वो वहाँ पे गिर गया, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं। आपने कभी नहीं सुना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन सेक्रेटरी सेक्रेटरीट जो है उनका जहाज़ कहीं पे गिर गया है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, देखभाल के ऐसे सफ़र जो हैं वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये शक भी पैदा होता है कि क्या ये महज़ एक हादसा है। पहले तो दुआ ये करें कि जैसे एक बाज़ न्यूज़ स्टोरीज़ ये कह रही हैं कि ईरान का जो प्रेसिडेंट, वहाँ से कुछ लोगों ने कम्युनिकेट किया है सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के साथ कि शायद वाकई एक हार्ड लैंडिंग हुई हो, और हार्ड लैंडिंग के नतीजे में ये सब लोग जिंदा हों, मामूली तौर पे ज़ख्मी हुए हों। लेकिन अगर ये वाकई उस ट्रेजिडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, और अब मीडिया उसको सरमाइज़ कर रहा है या अस्यूम कर रहा है, तो इसमें से दहशत गर्दी या टारगेटेड असैसिनेशन के एलिमेंट को या नुकसान पहुंचाने के एलिमेंट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये अब तक की डेवलपमेंट है, मैंने आपको बहुत सी साइट्स भी दिखाई हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चंद घंटों में इस सूरत हाल को अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और मैं 1-2 घंटे में अपना एक वीलॉग करूंगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से। थैंक यू।